नमस्कार आदाब, मैं हूं इरफान और आप सुन रहे हैं लिसन विद इरफान। और इन दिनों हम पढ़ रहे हैं आपके लिए मेरी फिल्मी आत्मकथा, जो कि बलराज साहनी की आत्मकथा है, फिल्मी आत्मकथा। पार्ट 4। लंदन में शुरू के 4-5 महीने रौनकें ही रौनकें देखीं। सर्दियों में हिटलर पोलैंड को दबाकर बैठ गया था। फिर बाहर, बल्कि गर्मियों तक उसने और कोई कदम नहीं उठाया। सारा इंग्लैंड इस भ्रम का शिकार हुआ लगता था कि हिटलर को जो चाहिए था उसने ले लिया है। अब तो लड़ाई सिर्फ नाम मात्र की है। लोग चैन की चिड़िया उड़ा रहे थे। चैम्बरलेन सरकार सुख की नींद सोई पड़ी थी। इतना धन ऐश्वर्य, इतना हंसी खेल, इतना संतुष्ट जीवन मैंने सपने में भी नहीं देखा था। बढ़िया जीना, सांसारिक सुखों का बिना संकोच के भरपूर मज़ा लूटना, यही हर किसी का उद्देश्य लगता था। सेवाग्राम और शांति निकेतन में रहकर मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि इस सारे धन ऐश्वर्य को हमारे देश का ही खून चूस कर एकत्र किया गया था। पर मन के सचेतन संस्कारों से अचेतन संस्कार ज़्यादा प्रबल होते हैं। हिंदुस्तान में सुनहरी बालों वाली अप्सराएं दूर दूर से ही दिखाई देती थीं। यहाँ चाहे हाथ मारकर जितनी झपट लें, वहाँ जीवन तंगियों, चिंताओं, दुविधाओं, अभावों, कठोरताओं, तनाव और कलह से भरा पड़ा था। यहाँ बहुतायत, बेपरवाही, आज़ादी और सहूलियतों का अंत नहीं था। बहती गंगा में नहाने को किसका दिल नहीं ललचा पड़ता। यहाँ मेरे लिए कला के श्रेष्ठ पक्षों से परिचित होने के भी अच्छे अवसर थे। ये मैं भूल ही बैठा था। मैं नाटक देख सकता था, महान संगीत सुन सकता था, चित्रशालाओं का अध्ययन कर सकता था, पर इनके लिए मेरे पास वक्त नहीं था। रंगरेलियां मनाने में मेरी तनख्वाह का इतना बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता था कि सिनेमा और नाच गानों के नग्न रिव्यू आदि सस्ते तमाशे देखकर ही मैं संतुष्ट हो जाता था। और फिर अचानक आकाश से हिटलर का कहर टूट पड़ा। देखते ही देखते सब खुशहालियां नष्ट भ्रष्ट होने लगीं। जवानी की उम्र में उस तबाही के तांडव का भी अपना एक नशा था। पर जब मौत नज़दीक आकर फिर से आंखों में घूरने लगती तो डर भी लगता। पर मौत का इतना डर नहीं था जितना परदेश में मरने का, बेमतलब मरने का। उस लड़ाई से मेरा कोई संबंध नहीं था, न मेरे देश का था। ये बात मेरे मन में उलझन सी पैदा किए रहती थी। अब सिनेमा जाना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं रहा था, मन की चिंता और घबराहट से भी कुछ देर के लिए छुटकारा पाना मनोरथ होता था। मैं जितनी देर सिनेमा के अंदर बैठा रहता, मन बहलाव होता रहता, पर बाहर आने पर फिर असलियत दुगने धमाके के साथ धावा बोल देती। कोई वक्त था जब फिल्म में देखी परछाइयों का असर कितनी कितनी देर तक दिमाग पर छाया रहता था। अब बाहर आते ही परछाइयाँ बेमतलब और फीकी महसूस होने लगती। ऐसा लगता जैसे वो मुझे सारा वक्त मूर्ख बनाती रही हों। कभी फिल्मों को मैंने इतनी अहमियत दे रखी थी, अब मुझे साफ पता चल गया था कि वो ज़िंदगी की रूखी हकीकतों से छुटकारा दिलाने का वक्ती साधन मात्र होती थी। शराब, सिगरेट या औरतबाजी की तरह एक नशा सा। कभी फिल्में मेरी नज़र में एक कला थी, अब वो उस स्तर से बहुत नीचे उतर गईं। पर कुछ देर बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने फिर मुझे अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया। रूस अब लड़ाई में आ गया था, अंग्रेज़ों का साथी और हिमायती बन चुका था। टोटनहैम कोर्ट रोड के एक सिनेमा घर में रूसी फिल्में दिखाई जाने लगीं। पहली फिल्म जो मैंने देखी उसका नाम था सर्कस। उसकी कहानी मुझे अब तक नहीं भूली। अमेरिका से एक सर्कस मॉस्को आता है जिसका खेल लोगों में अत्यंत प्रिय हो जाता है। सबसे खतरनाक और अचरज वाला खेल है एक लड़की को तोप के मुंह में भरकर पीछे से बारूद लगाकर उड़ा देना। लड़की उड़ती हुई सर्कस के तंबू की छत से जा लगती और फिर नीचे एक जाल में संभाल ली जाती। बड़ी खूबसूरत थी वो लड़की। एक रूसी नवयुवक जो खुद सर्कस का कलाबाज था उसकी ओर आकर्षित होता है। वो उससे मिलने का हर संभव प्रयत्न करता है, मगर लड़की हमेशा टाल जाती है। वो कभी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। रूसी लड़का सख्त हैरान है कि लड़की इतनी शर्मीली और डरपोक क्यों है। एक दिन वो चालाकी से चोरी से उसके कमरे में जा घुसता है। क्या देखता है कि वो एक काले स्याह नीग्रो बच्चे को छाती से लगाए दूध पिला रही है। वो हक्का बक्का रह जाता है। पहले तो लड़की उसे डांटती फटकारती है, फिर फूट फूट कर रोने लगती है। रूसी लड़के की तरफ वो स्वयं भी आकर्षण महसूस कर रही थी, इसीलिए उससे छिपने का प्रयत्न करती थी। उसका मन आत्मग्लानि का शिकार था। पहले अमेरिका में उसका एक निग्रो लड़के के साथ प्यार हुआ था। वो लुक छिप कर मिलते थे, पर बहुत सावधानी बरतने पर भी लड़की को गर्भ ठहर गया था। भयभीत होकर वो घर से भाग उठी। वो जानती थी
कि अगर किसी को पता चल गया तो लोग भले ही उसकी जान बख्श दें, उसके निग्रो प्रेमी को ज़रूर जान से मार डालेंगे। मुसीबत के वक्त में एक चालाक आदमी उसका सहयोगी बनता है और सब्ज बाग दिखाकर उसे एक सर्कस के मालिक के आगे बेच डालता है। मालिक परिस्थिति का खूब लाभ उठाता है। वो लड़की और उसके काले कलूटे बच्चे को शरण तो अवश्य दे देता है, लेकिन पूरी तरह अपना गुलाम बनाकर वो उसको डराता है कि अगर उसने ज़रा भी बाहर की दुनिया में कदम रखा तो वो उसका राज फाश कर देगा और लोग उसे लिंच कर देंगे। इसी डर के कारण वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। इसीलिए वो रूसी नौजवान के आगे बढ़ने से कतराती थी। रूसी नौजवान उसकी कहानी सुनकर ज़ोर से हंस पड़ता है। वो उसे बताता है कि क्रांतिकारी सोवियत देश में काले गोरे, ऊंच नीच, जात पात और धर्म मजहब के सब भेदभाव सदा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। सब इंसान पूरी तरह बराबर हैं। उसे यहाँ किसी किस्म का डर नहीं है। लड़की को यकीन नहीं आता कि कोई गोरी कौम काली नस्ल को बराबरी का दर्जा दे सकती है। वो डरी हुई सी लड़के के साथ मॉस्को शहर में घूमती फिरती है। उसे पता चलता है कि लड़का सच कह रहा था। वो उसके माँ बाप से मिलती है, जिन्हें पहले ही ये पता है कि वो एक काले बच्चे की माँ है। उनसे उसे और उसके बच्चे को खूब मान और प्यार मिलता है। धीरे धीरे लड़की में हिम्मत आ जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों की दोस्ती प्रेम में बदल जाती है और वो निडर होकर सर्कस के मालिक के पास जाकर आपस में शादी करने का ऐलान करते हैं, जिसका अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार वो कोई विरोध नहीं कर सकता। अमेरिकन सर्कस चला जाता है। लड़की और लड़का दोनों अब एक रूसी सर्कस में काम करने लगते हैं और फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि किस तरह उस लड़की का नीग्रो बच्चा न केवल सर्कस के साथियों का बल्कि सोवियत यूनियन की सभी जातियों, उज़्बेक, ताजिक, तुर्कमानी, मंगोली, आर्मीनों की आंखों का तारा बन जाता है। ये आखिरी दृश्य इतने कमाल के साथ दिखाया गया था कि मुझे रोमांच हो आया। इस फिल्म का मेरे मन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा मैं बयान नहीं कर सकता। जब मैं सिनेमा से बाहर निकला तो हवाई हमले का सायरन बज चुका था। गुप्त अंधेरे में मेरी आंखों और मुंह को हवा में कुछ चुभता हुआ सा महसूस हो रहा था। बालों में भी कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से भरी मिट्टी गिर रही थी। कहीं नज़दीक ही बम गिरा था, पर मैं इन सारी कठिनाइयों से बेखबर था। मेरे अंदर एक अजीब एहसास ठाठे मार रहा था। इंसान कितना महान है, ज़िंदगी कितनी महान है, कितनी जीने योग्य है। मैं अपने अंदर फौलाद सा भरता हुआ महसूस कर रहा था। मेरे सारे डर उड़ गए थे। ये प्रभाव अमरीकी फिल्मों के प्रभाव से एकदम उलट था। अमरीकी फिल्में इंसान को घटिया, अपनी परिस्थितियों और प्रवृत्तियों का गुलाम दिखाती थी। वो उसकी अंदरूनी ताकतों के नहीं, उसकी कमज़ोरियों के राग अलापती थी। 2-3 दिन बाद इस फिल्म को देखने की इच्छा फिर हुई। जब मैं हॉल में दाखिल हुआ तो फिल्म शुरू हो चुकी थी। मैं नहीं देख सका कि मेरे आसपास कौन बैठा हुआ था, पर जब फिल्म ख़त्म हुई और रोशनियां जलीं तो मैंने देखा कि हॉल खचाखच फौजी वर्दियों वाले अमरीकी नीग्रो सिपाहियों से भरा हुआ था। उनके चेहरों पर वही चमक थी जो मैं अपने अंदर महसूस कर रहा था। उनके साथ ही अपने देश में उसी तरह का बर्ताव होता था जो काले आदमी की हैसियत से मैं सहता आया था। उन अमरीकी नीग्रो सिपाहियों की भारी संख्या ने मुझे विश्वास दिलाया कि वो रूसी फिल्म अगर प्रोपेगेंडा थी तो उस प्रोपेगेंडा में भी सच्चाई थी। मुझे तब एहसास हुआ कि प्रोपेगेंडा झूठा भी हो सकता है और सच्चा भी। प्रोपेगेंडा हर हालत में बुरी चीज़ नहीं है, वो अच्छी चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद जो भी रूसी फिल्म उस सिनेमा घर में आती मैं उसे ज़रूर देखने जाता, क्योंकि वो मुझे कम से कम कुछ दिनों के लिए डर से मुक्ति दिला देती थी। वे फिल्में देखकर मेरा मनुष्यता में विश्वास बढ़ता था। मैं शक्तिशाली हो जाता था। अलेक्जेंडर नेव्स्की, बैटलशिप पोटेम्किन, बाल्टिक डेप्यूटी, चेपायेव, शारज, माँ, गोरकी की जीवन कथा, वोल्गा वोल्गा और कितनी ही अन्य रूसी फिल्में मैंने देखी। मुझे सोवियत कला के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा हुई। मैंने किताबें पढ़ी और मुझे पता चला कि ये फिल्में मुझे ही अच्छी नहीं लगीं, बल्कि संसार भर के फिल्मकारों ने मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा की है और उन्हें फिल्म इतिहास में शाहकार फिल्मों का दर्जा दिया है। मैं आइजनस्टाइन और पुडोव्किन नामों से परिचित हुआ। चारखासॉव के अभिनय का मैं दिल से और दिमाग से दीवाना हो गया। तब मुझे कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि किसी दिन मैं खुद चारखासॉव और पुडोव्किन के देश जाऊंगा और जिस तरह मैंने उनकी फिल्में देखी हैं वे भी मेरी फिल्म 2 बीघा ज़मीन देखेंगे। वे भी हिंदुस्तान आएंगे और मैं उनके गले में बाहें डाल सकूंगा। इस तरह सोवियत यूनियन, मार्क्सवाद और लेनिनवाद से मेरी पहली पहचान फिल्मों द्वारा हुई। मैं उस देश के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया जो इतनी अच्छी फिल्में बनाता था।
अमरीकी फिल्मों के बारे में मेरा भ्रम टूट गया। वो मुझे सोवियत फिल्मों के मुकाबले में फीकी और घटिया लगने लगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अब भी सोवियत फिल्मों को शाहकार मानता हूँ। अजीब सी बात है कि लड़ाई के बाद के दिनों में सोवियत फिल्मों का स्तर एकदम गिर गया था। इस बात को रूसी भी मानते हैं। वो इसका दोष स्टालिन की डिक्टेटरशिप को देते हैं। इसमें कितना सच है वही जाने। मेरा अपना अनुभव यह है कि मुझ पर सोवियत फिल्मों का जितना प्रभाव तब पड़ा था वो आजकल की सोवियत फिल्मों का नहीं पड़ता। पर इसमें भी संदेह नहीं कि जितनी सोवियत फिल्में देखने का अवसर मुझे लंदन में मिलता था वो आजकल हिंदुस्तान में नहीं मिलता। इसलिए हो सकता है कि मेरा अनुमान गलत हो। मार्क्सवाद के बारे में किताबें पढ़ते हुए मुझे रजनी पामदत्त और कृष्ण मेनन की किताबों का भी पता चला। मुझे समझ में आने लगा कि महायुद्ध क्यों होता है। समाजवाद और मार्क्सवाद का आदर्श कैसे मनुष्यता के लिए विकास का एक नया पड़ाव है। सोवियत यूनियन उस समय सख्त खतरे में से गुजर रहा था और अत्यंत बहादुरी से लड़ रहा था। सारे संसार की नज़रें स्टालिनग्राद और लेनिनग्राद की तरफ लगी हुई थीं। हमारे अपने देश में साम्राज्यी जुल्म का कहर पड़ा हुआ था। बंगाल के अकाल की खबरें, गांधी और नेहरू के कैद में होने की खबरें दिल को बहुत सख्त बेचैन करती थीं। पर इसके साथ ये भी पता था कि सारे अन्याय के बावजूद हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की आशाएं समाजवाद और जनतंत्र की जीत के साथ जुड़ी हुई हैं, हिटलर की फासिस्ट बर्बरता के साथ नहीं। इस तरह मुझे अपने रेडियो के काम में भी एक नया आनंद आने लगा। मैंने अपने हिंदी और उर्दू के उच्चारण को संवारने पर बहुत मेहनत की। मैंने जॉन गिलगुड, टी.एस. इलियट, जॉर्ज ऑरवेल, हैरोल्ड लॉस्की, लायनल फील्डन, गिलबर्ट हार्डिंग और अन्य कितने ही उच्च कोटि के अंग्रेज चिंतकों, साहित्यकारों और कलाकारों से मित्रताएं गांठी। उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ प्राप्त किया। लड़ाई के ज़माने का एक लाभ ये भी था कि यूरोप और अमेरिका के अच्छे से अच्छे फिल्म और स्टेज अभिनेता अभिनेत्रियां बीबीसी पर अपने प्रोग्राम देने आया करते थे। वो नाटक खेलते थे, मनोरंजक कार्यक्रम देते थे। बॉब हॉप, लॉरेंस ओलिवियर, माइकल रैडग्रेव, बेब डेनियल, विवियन ली और अन्य कितने ही कलाकारों के काम को नज़दीक से देखने का मौका मिला। मैंने उनमें सबसे बड़ी खूबी ये देखी कि वो वक्त के बड़े पाबंद थे। रिहर्सल हो या ब्रॉडकास्ट, वो कभी आधे मिनट की भी देरी नहीं किया करते थे और काम के समय दुनिया जहान को भूल जाते थे। उनके काम का सिलसिला एक मशीन की तरह चलता था। मिलकर काम करते वक्त किसी को छोटे बड़े का एहसास नहीं रहता था। सबके साथ एक जैसा व्यवहार होता था और आपस में भी वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते थे। लगन और तन्मयता का एक अद्भुत सुंदर वातावरण पैदा हो जाता था, जिसके मुकाबले में हम हिंदुस्तानियों के ढुलमुल व्यवहार यकीनन दिल को चुभते थे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तानी कभी भी वक्त पर नहीं आते थे। जो आते उनमें से आधे अपना पार्ट घर भूल जाते। स्क्रिप्ट वक्त पर तैयार न होता। अंग्रेज़ कलाकारों का काम देखकर मैंने एक बात ज़रूर गांठ बांध ली थी कि कला की प्रेरणा दिव्यलोक से नहीं आती बल्कि संयम, मेहनत और पाबंदी से आती है। तब अभिनय के क्षेत्र में मेरे कल्पित स्तर और ऊंचे हुए। समझ में आया कि खरा क्या है और खोटा क्या है। मैंने उन दिनों बड़ी मेहनत की। हिंदुस्तान वापस आकर इस बात की बड़ी खुशी हुई कि हमारे लंदन से पेश किए गए कई ड्रामे यहाँ काफ़ी शौक के साथ सुने और पसंद किए गए थे। बीबीसी में काम करते हुए उच्च कोटि के कलाकारों को स्टूडियो में रिहर्सल करते देखकर मैं इस नतीजे पर भी पहुंच गया था कि रेडियो पर आवाज़ के उतार चढ़ाव नकली ढंग से पैदा करना गलती है। भावना यथार्थ और सच्ची होनी चाहिए। आवाज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो कैसे निकलती है या निकलनी चाहिए। मैंने आवाज़ की ट्रेनिंग के बारे में सोचना बिल्कुल छोड़ दिया। इसके लिए मैं अंग्रेज़ कलाकारों का एहसानमंद हूँ। ज्यों-ज्यों लड़ाई संगीन होती गई, मेरा ज़िंदगी के बारे में दृष्टिकोण भी गंभीर होता गया और जो मैं अपने बारे में कह रहा हूँ वो मेरी पत्नी दम्मो पर भी उतना ही लागू होता था। वो भी बीबीसी में मुलाजिम थी। कार्यक्रमों में वो भी उतना ही हिस्सा लेती थी, बल्कि माइक पर उसे मुझसे ज़्यादा अधिकार था। फौजी भाइयों के लिए संगीत के सबसे पहले प्रोग्राम उसने पेश करने शुरू किए थे और हर हफ्ते उसे दूर दराज के देशों से सैकड़ों श्रोताओं के पत्र आते थे और कई बार अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जैम, पनीर, चाय और कितनी ही सौगातों के पार्सल भी आया करते थे। हम दोनों लंदन के यूनिटी थिएटर के भी मेंबर बन गए। अब कोई भी अच्छा नाटक या कॉन्सर्ट हो, हम देखे बिना नहीं छोड़ते थे। अभिनय कला के लिए हमारी रुचि बड़ी प्रबल हो चुकी थी, पर अभी भी हमारे दिलों में फिल्मों में काम करने का ख्याल नहीं उठा था। हाँ, दिन प्रतिदिन देश जाने की इच्छा ज़रूर प्रबल होती जा रही थी
अपने लाडले लाल परीक्षित को, जो मुश्किल से 10 महीने का था, दम्मो मेरी माँ के पास छोड़ आई थी। माँ ने लड़ाई के ज़माने में उसे साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया था। मैं दम्मो की आंखों को अपने बच्चे के लिए तरसते देखकर कई बार तड़प उठता। पर हिंदुस्तान रवाना होने से पहले एक और उल्लेखनीय घटना हुई। चीन भी तब लड़ने वाले देशों में शामिल हो चुका था। बीबीसी का एक प्रतिनिधिमंडल सारे चीन का चक्कर लगा आया था और उसके सदस्यों के वक्तव्य और भाषण हमारे दिमाग में भी आए। उनसे पता चला कि जापान के खिलाफ सबसे ज़्यादा बहादुरी से उत्तरी चीन की कम्युनिस्ट फौजें लड़ रही थीं। उन फौजों के विचित्र हाल उन्होंने लिखे थे। मालूम हुआ कि वो फौजी लड़ते भी हैं और किसानों के साथ मिलकर खेती भी करते हैं। हर जत्थे ने अपनी नाटक मंडली बनाई हुई थी, जो युद्ध संबंधी राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं को लेकर तुरंत नाटक तैयार कर लेती थी। गांव के लोगों का उन नाटकों द्वारा मनोरंजन भी होता था और उत्तम शिक्षा भी मिलती थी। उनके ज्ञान चक्षु खुलते थे। उस थिएटर का नाम पीपल्स थिएटर था। प्रतिनिधिमंडल अपने साथ बहुत सा चीनी संगीत भी रिकॉर्ड करके लाया था, जिसमें से बहुत सा चीनी पीपल्स थिएटर के कलाकारों का था। कुछ एक नाटकों के अंश भी वो लाए थे, जो हमने अनुवाद करके ब्रॉडकास्ट किए। इस पीपल्स थिएटर के प्रति मेरा और मेरी पत्नी का काफ़ी आकर्षण हो गया। वैसे थिएटर की तो हमारे भारत में भी काफ़ी ज़रूरत है। क्यों न हमारे देश में भी गांव-गांव में नाटक मंडलियां हों, जो लोगों की चेतना जागृत करें। मैंने अपने कॉलेज के दिनों में नोरा रिचर्ड को एक ऐसा प्रयोग करते हुए देखा था और वो काफ़ी सफल रहा था। नोरा रिचर्ड ने ग्रामीण जीवन की झांकियाँ बड़े यथार्थ के साथ प्रस्तुत की थीं। कोई बड़े सेट नहीं लगाए थे और ना ही स्टेजी आडंबर ही किया था। सारे कार्यक्रम पर मुश्किल से 10 रुपये खर्च हुए होंगे, पर उन नाटकों का मैंने रावलपिंडी के रेल मजदूरों और उनके परिवारों पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ते हुए देखा था। इसी तरह की एक बात शांति निकेतन में भी हुई थी और महान चित्रकार नंदलाल बोस से मुझे एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली थी। इस प्रसंग में उसका जिक्र मैं करना चाहूँगा। शांति निकेतन के एक विद्यार्थी ने बर्नार्ड शॉ के एक नाटक आर्म्स एंड द मैन का हिंदी अनुवाद किया था। मुझे वो अनुवाद पसंद आया था और मैंने उसे स्टेज पर खेलने का फैसला किया। रिहर्सलें तो मैं करता चला गया, पर बाकी तकनीकी बातों की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे उनका ज्ञान ही नहीं था। मैंने सोचा जब खेलने का दिन नज़दीक आएगा तो देखा जाएगा। आखिर वो दिन सर पर आ ही पहुंचा और जब पात्रों की पोशाकों और स्टेज की दूसरी सामग्री की सूची बनी तो मेरा कलेजा बैठ गया। कितनी ही फौजी वर्दियों की ज़रूरत थी। बंदूक, कारतूस लटकाने वाली पेटियां, घुटनों तक आने वाले बूट, हेलमेट और न जाने क्या क्या। एक अध्यापक साथी ने सलाह दी कि तुरंत किसी को ये चीज़ें किराए पर ले आने के लिए कलकत्ता भेज दिया जाए, पर किराया कम से कम 100 रुपया तो ज़रूर ही लगेगा। वो 100 रुपये हम कहाँ से लाते? हमारे पास तो 10 रुपये भी नहीं थे। खबर मिली कि टीकमगढ़ के हिंदी प्रेमी महाराजा साहब शांति निकेतन पधारे हुए हैं और गेस्ट हाउस में ठहरे हैं। मैं उनसे जाकर 100 रुपये मांग लाया। मुझे पता नहीं था कि इस तरह आगंतुकों से चंदा मांगने की सख्त मनाही थी। बात बाहर निकल गई। अध्यक्ष महोदय ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाकर सख्त डांटा और आदेश दिया कि मैं फौरन पैसे वापस कराऊं। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, न तो आप हमारी मदद करते हैं और अगर हम मजबूरन किसी से मदद मांगते हैं तो आप नाराज़ होते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि हमारा नाटक ना हो? अध्यक्ष महोदय खामोश रहे। मैंने बाहर आकर घोषणा कर दी कि नाटक नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जब मैं सामूहिक रसोई घर से खाना खाकर बाहर निकल रहा था तो मैंने देखा मास्टर मोशाय यानी कि नंदलाल बोस मेरी प्रतीक्षा में खड़े थे। मुझे पास बुलाकर गंभीरता से कहने लगे, मैंने सुना है नाटक का ऐलान करके तुमने उसे कैंसिल कर दिया, क्या ये ठीक बात है? हाँ जी, मैंने कहा, पर इस तरह शांति निकेतन में आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे फिर गुस्सा आ गया। मुझे लगा जैसे वो मेरी लाचारी का मजाक उड़ा रहे हों, पर उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, आओ मेरे साथ कला भवन, तुम्हें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है हम प्राप्त करा देंगे। मुझे विश्वास ना आया। भला वे मुझे फौजी वर्दियाँ, बंदूकें और पिस्तौल कहाँ से निकाल कर दे देंगे? पर वे एक महान कलाकार थे, मैं उनकी अवज्ञा नहीं कर सकता था, सो चुपचाप उनके साथ चल पड़ा। कला भवन पहुँचकर मैंने उन्हें अपनी सूची पढ़कर सुना दी। फौजी वर्दियाँ? किस तरह की फौजी वर्दियाँ? वो कहने लगे, जैसी भी फौजी वर्दियाँ मिल जाएं काम चल जाएगा। पर बर्नार्ड शॉ का नाटक तो सर्बिया देश के बारे में है, तुम्हें तो सर्बियन फौजी वर्दियाँ और हेलमेटों की ज़रूरत होगी। मुझे वो फिर मजाक करते हुए महसूस हुए। मुझे क्या मालूम सर्बियन वर्दियाँ कैसी होती हैं? कोई भी वर्दियाँ हो काम चल जाएगा, मैंने खींच कर कहा। नहीं नहीं, हम तुम्हें सर्बियन फौजी वर्दियाँ ही देंगे। ये कहकर वो एक अलमारी से एक बड़ी सी किताब निकाल लाए, जिसमें हर मुल्क के फौजी सिपाहियों की रंगीन तस्वीरें छपी हुई थीं। सर्बियन सिपाहियों और अफसरों की तस्वीरें भी निकल आईं।
तब मुझे मास्टर मोशाई की बातों पर कुछ कुछ यकीन होना शुरू हुआ। 2 दिन बाद आना, हम तुम्हें सब चीज़ें दे देंगे। उसी दिन मास्टर मोशाई ने सारे कला भवन के विद्यार्थियों को इस काम पर लगा दिया। मिट्टी और सीमेंट मिलाकर हेलमेट बना दिए गए, गत्ते और टिश्यू पेपर के लंबे बूट, पेटियां, पिस्तौलें और घर बन गए। विद्यार्थियों से खाकी बरसाती कोट मांग मांग कर जाने उनका क्या क्या रूप बनाया गया। 2 दिन के अंदर सारा सामान तैयार था और जब हमने वो नाटक खेला तो खुद गुरुदेव टैगोर ने खूब प्रशंसा की। शो के अंत में मैंने देखा मास्टर मोशाई फिर उसी तरह हॉल के बाहर मेरी प्रतीक्षा में खड़े थे जैसे 2 दिन पहले किचन के बाहर मिले थे। अब मैं खुशी खुशी उनके पास गया और उनका बहुत धन्यवाद किया। वो मुस्कुराकर कहने लगे, एक बात हमेशा याद रखना, 1000 रुपये खर्च करके कोई बुद्धू भी नाटक खेल सकता है। कलाकार वही है जो वही नाटक 10 रुपये में खेल कर दिखा दे। चीन के पीपल्स थिएटर के हाल पढ़कर नोरा रिचर्ड और नंदलाल बोस की शिक्षा फिर याद आई। दिल में शौक जागे, काश अगर कभी हमारे देश में भी किसी ऐसे ही पीपल्स थिएटर की लहर चल पड़े, कितना मज़ा आए ऐसे नाटक मंडली में काम करके। उस वक्त मुझे कैसे ख्याल आ सकता था कि बम्बई में ख्वाजा अहमद अब्बास और कलकत्ता में बिनोय रॉय और शंभू मित्रा जैसे लोग हूबहू इसी तरह के थिएटर की स्थापना कर रहे हैं और एक दिन मैं और दम्मो उनके साथ ही जा बनेंगे। 1944 के शुरू में जर्मनी की पराजय निश्चित हो गई। समुद्री रास्ते खुलने शुरू हो गए और हम मई महीने में लंदन से देश की तरफ रवाना हुए। बीबीसी के उच्च अधिकारियों ने हमें अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट देने चाहे, पर हमने नम्रतापूर्वक इनकार कर दिया। चाहे रेडियो की हो चाहे कोई और, हिंदुस्तान जाकर हमारा सरकारी नौकरी करने का हरगिज़ इरादा नहीं था। हमने एक आज़ाद देश में रहकर आज़ादी का मज़ा चखा था। उस आज़ादी को हम किसी भी हालत में गिरवी नहीं रखना चाहते थे। पर देश जाकर हम क्या करेंगे, इस सवाल का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं था। रह रहकर शांति निकेतन ही आंखों के सामने आता था। दिल चाहता था कि वहीं वापस चले जाएं। वहाँ हमने बहुत ही प्यारे दिन गुजारे थे, पर क्या वहाँ हमें अब कोई वापस लेगा भी?